हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 21 मई को होने वाले एओसी के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम जीएस पढ़ रहे थे। और जीएस के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें हमने अंतिम प्रहार की एक सीरीज को शुरू किया हुआ है, जिसमें हम फटाफट रैपिड रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, इसी का पार्ट 2 आज हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से जितने विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज के अपने कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। चलिए, देखिएगा आज का हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? किसकी बात है यहाँ पे? कुतुब मीनार की। दोस्तों समझिएगा कुतुब मीनार के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ कुतुब मीनार के बारे में, तो कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पे पड़ती है? आपको पता होगा, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ पड़ती है दोस्तों आपकी? तो हम आंसर कर देंगे, सर कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली के अंदर है। याद रखिए दोस्तों, उसने क्या पूछा है यहाँ पर? उसने पूछा है पूरा करवाने वाला शासक कौन था। कुतुब मीनार की एक कहानी समझिएगा। मान के चलिए दोस्तों, ये आपकी कुतुब मीनार है। इस कुतुब मीनार का ये नीचे वाली जो मंजिल है, इस कुतुब मीनार की ये नीचे वाली जो मंजिल है दोस्तों, इसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो बेस है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक वही शासक है जो 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। लेकिन बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। उसके बाद की ये मंजिल जो है, एक, दो और तीन, ये मंजिलें जो जोड़ी गई दोस्तों, ये तीनों की तीनों मंजिलें जो जोड़ने वाला अगला जो शासक था, वो कौन था? तो ये तीन जो मंजिलें जोड़ी गई थी, ये इल्तुतमिश के द्वारा जोड़ी गई थी। किसके द्वारा जोड़ी गई? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवा के कहा, भाई ठीक है, ये मंजिल जो है इसमें चार ही हैं, ऊपर वाला ये जो हिस्सा था इसके अंदर नहीं जोड़ा गया था। तो इल्तुतमिश ने आगे इसका काम करवाया। इल्तुतमिश जो है वो 1210 से लेकर या 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पर बैठा। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनेगा, फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का तीसरा महान शासक था, उसके समय क्या होगा दोस्तों, इसी कुतुब मीनार के ऊपर क्या पड़ेगी? बिजली गिरी। बिजली गिरने के कारण इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है दोस्तों, वो ध्वस्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से विखंडित हो जाएगा। और टूटने के बाद जो है, इसके अंदर इल्तुतमिश क्या करेगा? अब इसके निर्माण के साथ इसका क्या करेगा? पुनरुद्धार करवाएगा। और इसके पुनरुद्धार के साथ साथ क्या करेगा सर? वो इसके ऊपर क्या करेगा? एक पांचवी मंजिल भी जोड़ेगा। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए, बताइएगा इसकी पांचवी मंजिल जोड़ने का काम किस शासक ने किया? तो दोस्तों आंसर कर देना सर, इसकी पांचवी मंजिल जोड़ने वाला जो शासक हुआ, वो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक था। तो तीन चीजें हैं, तीनों अलग अलग हैं। अगर पूछे निर्माण किसने शुरू करवाया, तो दोस्तों आंसर कर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। लेकिन आपसे पूछे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। लेकिन पूछे पांचवी मंजिल किसने जोड़ी, आंसर कर देंगे फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की बात आई है, एक चीज और समझिएगा। इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान किसे कहा गया? क्या पूछेगा आपसे? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान किसे कहा जाता है? तो वो वास्तविक सुल्तान पूछे दोस्तों आपसे, तो आंसर कर देंगे सर वो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश के द्वारा ही दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी ग्रुप बनाया गया था। कौन सा ग्रुप बनाया गया? तुर्कान ए चहलगानी। तो याद रखिए, तुर्कान ए चहलगानी ग्रुप भी किसका था? वो भी इल्तुतमिश का था। और तुर्कान ए चहलगानी को दल चालीसा भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? दल चालीसा। क्या था सर ये? तो याद रखिए दोस्तों, दल चालीसा का मतलब था जिसमें 40 लोगों का ग्रुप था। तो इसमें कितने लोग हुआ करते थे? 40 लोग हुआ करते थे। और इन्हीं का ये ग्रुप हुआ करता था, जिसे दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। आगे चलकर इसी तुर्कान ए चहलगानी ग्रुप का अंत करेगा। तुर्कान ए चहलगानी का जो अंत करने वाला शासक था, उसका नाम आपसे पूछे दोस्तों, तो वो बलवन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बलवन हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। शाहजहां की मैं अगर बात करता हूं, तो बस इतना याद रख लीजिए, मकबरा। इसका जो मकबरा है दोस्तों, वो कहाँ पे है? तो आप लोग आंसर करेंगे सर ताजमहल में ही इसका आगरा है। ताजमहल में ही मुमताज बेगम का है, और इसी को ताजमहल में ही कहा जाता है दफनाया। तो आप लोग आंसर कर सकते हो आगरा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? आगरा, उत्तर प्रदेश में इसका क्या है? मकबरा है दोस्तों। अकबर का नाम आया है, तो हम आंसर करेंगे अकबर के बारे में कि सर अकबर जो है, इसको सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा, उत्तर प्रदेश। बलवन के बारे में एक बात और समझिए दोस्तों। बलवन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोग आंसर कर सकते हो कि सर बलवन जो है, इसके द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी जिसका नाम था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लेकर आया था ये? तो ये लेकर आया था दोस्तों आयरन एंड ब्लड पॉलिसी।
लौह एवं रक्त की नीति लेकर आया था। दूसरा, इसने सिजदा एवं पाबोस प्रथा शुरू करी थी। कौन सी प्रथा? सिजदा व पाबोस प्रथा। सर ये क्या थी? सिजदा का मतलब होता है दोस्तों सर झुकाना, और पाबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। यानी जब भी शासक आपके सामने होगा, तो आप राजा जब भी आपके सामने से गुजरेगा दोस्तों, आप हमेशा उसे क्या करोगे? सिर झुकाओगे। और दूसरा, जब भी राजा सिंहासन पर बैठा होगा, तो आप उसके क्या करोगे? पैरों को चूमोगे। तो पैरों को चूमना पाबोश कहलाया, और सिर को झुकाना दोस्तों क्या कहलाया? सिजदा कहलाया। ये बात आप दोनों याद रखें, दोनों महत्वपूर्ण बातें आपके लिए होने वाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? अब ध्यान देना, उसने क्या पूछा आपसे? आपसे ये पूछा है महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले, मैं अगर संतों की बात करूं, तो आपने एक नाम सुना होगा तुकाराम का। आपने नाम सुना होगा नामदेव का। आपने नाम सुना होगा ज्ञानेश्वर का। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये महाराष्ट्र के भक्ति संत हुआ करते थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। लेकिन दोस्तों इसमें पूछे नहीं थे, तो ये तीन नाम इसमें दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। कि सर सूरदास की अगर हम बात करते हैं, तो सूरदास जो व्यक्ति हैं वो नहीं थे। तो कौन थे वो? तो सूरदास की बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था, सूरदास की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो सिही गांव में हुआ। और ये सिही गांव जो है दोस्तों, याद रखिएगा, फरीदाबाद के अंदर है। और ये फरीदाबाद जो है, ये हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ता है। तो याद रखिएगा सूरदास। एक क्वेश्चन और बनेगा सूरदास से, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए, बताइए सूरदास किसके समकालीन हुआ करते थे, किसके कंटेम्परेरी थे? तो समकालीन की बात है ये दोस्तों, तो जिस समय अकबर शासन कर रहा था, उन्हीं के ही समकालीन हुआ करते थे सूरदास। सूरदास भी एक महान कवियों में से एक थे, एक महान संतों में से एक थे। तो इनकी आपसे रचनाएं पूछी जा सकती है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी रचनाएं की, तो रचनाओं में एक तो याद रखेंगे सूर सारावली। बहुत आसान है इनकी रचनाएं याद रखना, सूर सारावली। दूसरी रचना आप लोग याद रखें साहित्य लहरी। और दोस्तों तीसरी तो और ही आसान है, याद रखना सूर सागर। तो तीनों की तीनों इन्हीं के नाम से शुरू होगी। एक सूर से सूर सारावली, दूसरा सूर से सूर सागर, और तीसरा सह से साहित्य लहरी। तीनों की तीनों दोस्तों इन्हीं की रचनाएं, आपको याद रखने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूरदास से अगर क्वेश्चन आया, तो यही बातें आपसे पूछेगा। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के तीनों आपको महत्वपूर्ण है, मैंने आपको नोट करवा दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आंसर करिएगा आप लोग कि लंदन में स्थित इंडिया हाउस, किसकी बात कर रहा है? कि लंदन के अंदर जो आपका क्या पड़ता है? इंडिया हाउस पड़ता है। इसी इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इंडिया हाउस के बारे में, एक आपने व्हाइट हाउस का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया हाउस लिखा हुआ है। कहाँ पे है ये आपका? सर ये हमारा लंदन के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, दादा भाई नौरोजी ने, या पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा? दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ विनायक दामोदर सावरकर की, तो इन्हें वी डी सावरकर कहा जाता है। इन्हें वी डी सावरकर भी कहा जाता है। और याद रखिए दोस्तों, वी डी सावरकर वो महान हस्ती थे जिसने क्या किया था? तो आप आंसर करेंगे सर वी डी सावरकर के द्वारा ही जो है 1857 की क्रांति को, किसको? 1857 की क्रांति को, रिवोल्ट ऑफ 1857 को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, बताइए 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा? तो आप आंसर करें विनायक दामोदर सावरकर ने। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए अब एक बात बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस चीज की स्थापना की गई? आप आंसर करेंगे सर इनके द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, या आजाद हिंद सरकार की? तो आप आंसर करेंगे आजाद हिंद सरकार की। इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, क्या ये टोक्यो में हुई थी? क्या इसकी स्थापना टोक्यो में हुई थी, या इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी? फटाफट बताइएगा। आपके सामने मैंने दो ऑप्शन लिखे हैं, एक तो सिंगापुर लिखा है, एक टोक्यो लिखा है। इसमें से आजाद हिंद सरकार जो है, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए दादा भाई नौरोजी की बात आई है, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष कहलाते हैं। और इनकी एक पुस्तक भी मैंने बताई थी जो आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ब्रिटिश पुअर्टी एंड पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सर इसने पूछा है इंडिया हाउस जो कि लंदन में है, इसकी स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा को। किसको जाएगा दोस्तों? पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा को इसका श्रेय जाएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर करें। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसकी बात आई है? आर्य की। तो याद रखिए दोस्तों, एक तो बात करते हैं सबसे पहले आर्यों की। आर्यों की दोस्तों मैं अगर बात करता हूं, मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाई थी और मैंने वहां पे बताया था आर्य जो शब्द होता है इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? इसका जो मतलब होता है वो श्रेष्ठ होता है, या इसे हम कुलीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कुलीन के नाम से। आर्यों की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो याद रखिए इनकी जो भाषा हुआ करती थी वो मूल भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। और ये कहाँ से भारत में आए थे? तो हम आंसर करेंगे सर ये मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से भारत आए थे? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से भारत आकर ये कहाँ पर बसे थे? तो सर ये पंजाब वाले एरिया में आकर बसे थे। कौन से एरिया में आके बसे थे? पंजाब वाले एरिया में आकर दोस्तों ये सबसे पहले बसे थे। आपसे क्या पूछा है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने? जी नहीं सर, इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है इन्हें। दोस्तों याद रखिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1829 में इन्होंने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सर। अगर मैं बात कर लेता हूँ आर्य समाज की तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फटाफट कमेंट करके बताइएगा आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई? इन्हीं के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, कम बैक टू वेदास, या वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों इन्होंने ही दिया था। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर करें। टाइम कम है दोस्तों, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो ज्यादा डीप में ना जाते हुए मोटी मोटी बातें कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति यानी सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने दोस्तों भारत के अंदर इस चीज को जो है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों फटाफट एक बार सेशन को शेयर करिएगा, आप लोग जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर करिएगा। चल दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है बताइए सिविल सर्विस को। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लॉर्ड कर्जन की, तो हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ लॉर्ड इरविन की, तो इनके समय में इरविन समझौता हुआ था। और इरविन समझौता महात्मा गांधी के द्वारा अंजाम दिया गया। और हम जानते हैं ये 1931 की घटना है दोस्तों। अगर मैं बात कर लेता हूँ लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसी के द्वारा भारत और पाक का विभाजन की जो योजना थी वो लाई गई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी के द्वारा जो है भारत में सिविल सर्विस सिस्टम को शुरुआत की गई। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? किसकी बात हुई है? दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आपसे पूछा है प्रशासन की जो भाषा हुआ करती थी, जिसमें वो क्या करते थे, अपना जितना भी राजकाज था उसे चलाने का काम करते थे, क्या वो फारसी थी, क्या वो अरबी थी, क्या वो उर्दू थी, क्या वो हिंदी थी? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी, याद रखिए दिल्ली सल्तनत की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, उनकी भाषा जो हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की बात आई है दोस्तों, तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 1206 में हुई थी। और 1206 में इसकी स्थापना करने वाला जो शासक हुआ उसका नाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता आपका, आपसे ये पूछ लेता है बताइए भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? तो भारत की जो राजधानी दिल्ली बनी थी दोस्तों, तो हम आंसर कर सकते हैं सर दो क्वेश्चन यहाँ पे फिर बनेंगे। एक तो पूछेगा हमसे घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा प्यारे बच्चों 1911 में हुई। लेकिन दूसरा आपसे पूछेगा बनी कब थी, तो हम आंसर करेंगे सर ये 1912 में, एक दिन बाद बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
महान विचारक रूसो के, किसकी बात आई यहाँ पे, महान विचारक रूसो की। तो रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी, रूसो की बात आ रही है दोस्तों, और रूसो के द्वारा जो है इसने किस आंदोलन को जो है सबसे ज्यादा प्रेरणा देने का काम किया था, इसकी हम बात करें। अगर मैं बात करता हूँ रूसो के बारे में, तो आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी दोस्तों, जिसकी शुरुआत जो है वो मई 1789 से लेकर 1799 के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि सर इसका जो संबंध रहा था रूसो का, वो किस चीज से रहा, तो वो फ्रांसीसी क्रांति से रहा प्यारे बच्चों। और फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 1789 से लेकर आपकी लगभग 1799 तक चलने का काम करती है। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक थी। जर्मन की बात आई है दोस्तों, तो याद रखिए जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे कई बार जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछ लिया जाएगा, आप लोग आंसर कर देंगे। जर्मनी का एकीकरण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बिस्मार्क। किसने किया था सर, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, फटाफट आंसर करेंगे। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया? इसे नागरिक अवज्ञा भी बोल सकते हो आप लोग, या इसी को आप लोग सविनय अवज्ञा भी बोल देते हो, एक ही बात है। सविनय अवज्ञा पूछे आपसे, चाहे नागरिक अवज्ञा आंदोलन पूछे, तो आपको दिया गया पूर्ण समझौता, गांधी इरविन समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, या उपरोक्त सभी। पहली बात तो दोस्तों उपरोक्त सभी नहीं हो गए, पहली बात इसी काट दो। अगर बात आई यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन की, तो हम सभी जानते हैं सर गोलमेज सम्मेलन तीन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, और दोस्तों याद रखिए तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये 1932 में हुआ। तीनों के तीनों लंदन के अंदर आयोजित हुए। 1930 वाला जो था ये पहला गोलमेज सम्मेलन था, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, इसके अंदर किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने। किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने। और ये तीसरा था। तीनों के तीनों कहां पर आयोजित हुए, हम आंसर कर देंगे सर ये लंदन। और जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया दोस्तों, तो याद रखिएगा इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा गया। और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहने वाला जो व्यक्ति था वो विंस्टन चर्चिल था। कौन था वो विंस्टन चर्चिल था। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकता कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये नहीं होगा। अब देखिए गांधी इरविन दोस्तों, जिसमें गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ये बात है 1931 की। और 1931 की ये बात है दोस्तों, तो याद रखिए आपको मैंने बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 1930 में। और मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, दांडी मार्च आपको याद आ रहा होगा, दांडी मार्च आपको याद आ रहा होगा, जहां पर मैंने बात की थी गुजरात के अंदर पड़ने वाले अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद, यहीं से इनका एक आश्रम था महात्मा गांधी का, वहां साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। और इसी साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की और इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। तो दोस्तों ये बात है 1931 की। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता 1931 में हुआ था, लेकिन ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। और इनके बीच में जो समझौता हुआ दोस्तों, इसी समझौते को लेकर महात्मा गांधी जो है वो कहां पर गए थे, तो हम आंसर कर देंगे सर महात्मा गांधी जो है वो गए थे लंदन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये बात कर रहा है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे शॉर्ट में कई बार आईएनसी भी बोल देते हैं। आई का मतलब इंडियन होगा, एन का मतलब नेशनल होगा, सी का मतलब कांग्रेस होगा। आईएनसी की मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो आप सभी जानते हैं कि सर इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो कि बॉम्बे में पड़ता है वहां पर हुई। लेकिन इसकी स्थापना होनी कहाँ पे थी, पुन्ना में होनी थी। लेकिन पुन्ना के अंदर प्लेग नाम की बीमारी फैल गई, इसके चलते वहां पर इसकी स्थापना नहीं हो पाई। तो लेकिन पहले अधिवेशन के अंदर दोस्तों कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 2 लोग हरियाणा से गए थे। चलिए अगर मैं बात करता हूं तो इसके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। दूसरा याद रखें दोस्तों, इसके मुस्लिम अध्यक्ष पूछे बदरुद्दीन तैयब जी, आप लोग आंसर करेंगे। अगर आपसे इसका अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जॉर्ज ह्यूल, आप आंसर करें।
पहले फारसी अध्यक्ष पूछे तो आप आंसर कर देंगे दादा भाई नौरोजी। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे एनी बेसेंट कर देना, और अगर आपसे पहली भारतीय महिला पूछे तो आप सरोजनी नायडू आंसर कर देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप लोग आंसर करेंगे 1924, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर करेंगे 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 के अंदर जो गुजरात के सूरत नामक शहर में अधिवेशन हुआ, वहीं पर जाके दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस दो भागों में बंट गई, एक नरम दल में और एक गरम दल में। गरम दल में आपके लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ये तीन महान शख्सियत उसमें हुआ करती थी, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपसे क्या पूछा गया? तो आपसे पूछा गया इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। हम आंसर करते हैं मुंबई में। कहाँ पर हुई दोस्तों? मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने सारी बात जो है समझा दी प्यारे बच्चों। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम पेशवा शासक कौन थे? इसने क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है अंतिम पेशवा कौन थे। एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे बात आई है दोस्तों पेशवाओं की। याद रखिए ये पेशवाओं का जो पद हुआ करता था, ये पोस्ट हुआ करती थी, ये प्रधानमंत्री की पोस्ट थी। किसकी थी? प्रधानमंत्री की। और ये प्रधानमंत्री की जो पोस्ट हुआ करती थी, ये हुआ करती थी कहाँ पर? तो सर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय हुआ, जिसमें मराठा साम्राज्य हुआ करता था। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठाओं के संस्थापक माने जाते हैं। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य के अंदर प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इन्हें पेशवा ही कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें पेशवा ही प्यारे बच्चों कहा जाता था। और पेशवाई जो है ये इनका सबसे बड़ा पद था। सबसे बड़ा पद जो है वो पेशवाई ही हुआ करता था। इसने पूछा है अंतिम पेशवा कौन थे, तो अंतिम पेशवा बाजीराव प्रथम नहीं होगा, माधव राव नहीं हो सकता। कौन सा होगा? बाजीराव, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक कमेंट करके बताइएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था प्यारे बच्चों, 2 बार इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था, तो आप मुझे बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, इनकी राजधानी प्यारे बच्चों कौन सी थी? चलिए फटाफट कमेंट करिएगा। हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्म शास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? आपसे क्या पूछा है कि हिंदू धर्म में मानव धर्म शास्त्र जो है, मानव धर्म शास्त्र के रूप में किस चीज को स्वीकार किया गया है? वेद, रामायण, मनुस्मृति या महाभारत? अगर मैं बात करता हूँ रामायण की दोस्तों, तो आप सभी जानते हो सर रामायण जो है ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। मैं महाभारत की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो ये महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत ही है। इसे जैन संहिता भी कहा जाता है। कई बार इसे संसार का 5वां वेद भी बोल दिया जाता है। युद्ध आपसे कई बार पूछे तो 950 बीसी से आंसर कर देना, बाकी 900 बीसी भी आपको मिलेगा कई जगह। चलिए मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जो कानून से संबंधित थी। चलिए तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, वेद। कौन सा हो जाएगा? वेद। वेदों के बारे में मैंने आपको एक एक चीज बता के दोस्तों रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 संख्या है। सबसे पहले लिखा गया ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये 4 तरह के वेद लिखे गए थे, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। इसमें यज्ञ से संबंधित है और इसमें संगीत से संबंधित चीजें आपकी दी गई है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है गायत्री मंत्र। तो प्यारे बच्चे गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। और ये तीसरे मंडल में उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, जिसमें से तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का ही उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिए बताइएगा उपनिषद कितने हैं प्यारे बच्चे? फटाफट बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था उपनिषदों के बारे में, तो फटाफट आंसर करिएगा। जी बिल्कुल, रायगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने कि रायगढ़ ही सर इनकी राजधानी थी। जी बिल्कुल, रायगढ़ दोस्तों इनकी राजधानी हुआ करती थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद। अगर मैं बात करता हूँ उपनिषद के बारे में तो आपको पता होना चाहिए उपनिषद जो है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। उप प्लस निषद, दो शब्द होते हैं, एक होता है उप और दूसरा होता है निषद। निषेध का मतलब होता है समीप, उप मतलब ज्यादा नजदीक। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपसे पूछे इसका मतलब बताइए तो आंसर कर देना गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। किसके समीप बैठकर? गुरु के समीप बैठकर
ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद कहलाएगा। उपनिषदों की कुल संख्या आपसे पूछी है 108। कितनी है? 108। लेकिन आपसे पूछ ले प्रमाणित कितनी है? 108 में से भी प्रमाणित की संख्या आपसे पूछेगी। तो हम आंसर करें प्रमाणित 12। कितने हैं? 12। 12 में से आपके लिए दो इंपॉर्टेंट, एक तो मुंडक्य और दूसरा मांडुक्य। एक कठोपनिषद, एक छांदोग्य उपनिषद भी होता है, वो एग्जाम में नहीं आता आपके। मुंडक उपनिषद के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते। भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। मांडुक्य से क्या लिया गया है? तो हम आंसर करें सत्यम शिवम सुंदरम। और कठोपनिषद से यमराज व नचिकेता के बीच संवाद। महत्वपूर्ण बातें आपको नोट करनी है दोस्तों, सारी की सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिएगा फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर कौन था जिसमें बंदरगाह की भी सुविधा हुआ करती? मैंने आपको सिंधु घाटी के ऊपर दोस्तों एक स्पेशल क्लास पढ़ा रखी है, एक बार वो क्लास देख लेना। उसके अंदर मैंने एक एक बात आपको बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर एक बंदरगाह हुआ करता था, एक डोक हुआ करता था दोस्तों, आपको उसी के बारे में बताना है। 16 महाजनपद थे, बिल्कुल 16 महाजनपद थे दोस्तों आपके, जिनके बारे में एक तो आपका भगवती सूत्र से जो कि जैन धर्म का है, और दूसरा अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। 16 में से आपका एक दक्षिण भारत में पड़ता था जिसका नाम अश्मक था, और अश्मक की राजधानी पोटन या पोटली हुआ करती थी प्यारे बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट मगध था जिसकी 3 राजधानियां रही, जिसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो राजगिरी, दूसरी पाटलिपुत्र और दोस्तों तीसरी वैशाली हो जाएगी। ये तीनों की तीनों जो है मगध एम्पायर की ही राजधानी रही। और मगध के अंदर जो सबसे पहला जो वंश आया था, या मगध साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ प्यारे बच्चे, वो बृहदर्थ ही हुआ था। कौन हुआ था? पहला वंश भी बृहदर्थ वंश था। और पहला अगर आपसे पूछे बताइएगा इसका संस्थापक मगध का, तो बृहदर्थ आंसर कर देना। दूसरा जो मगध का सबसे महत्वपूर्ण वंश है उसका नाम हर्यक वंश था, जिसे पितृहर्ता वंश कहा गया प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा हर्यक वंश की मैं अगर बात करता हूं तो इसका संस्थापक बिंबिसार हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार नहीं करेंगे, बिंबिसार प्यारे बच्चे आंसर कर देंगे। कौन हुआ? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु हुआ, और अजात शत्रु का बेटा उदयन हुआ। अजात शत्रु के समय में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अजात शत्रु के समय में ही पहली बौद्ध महासंगीति हुई प्यारे बच्चे। और उदयन की मैं अगर बात करूं तो इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक शहर बसाया जिसका नाम पाटली पुत्र पड़ा प्यारे बच्चे, और इसी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। ये बातें इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? चलिए अगला देखिए, सिंधु घाटी की बात आई है प्यारे बच्चे, तो इसने पूछा है बंदरगाह कौन सा था। तो मैंने आपको एक पढ़ाया था शहर जिसका नाम था लोथल, याद है कुछ? दोस्तों समझिएगा लोथल की बातें। मैंने आपको लोथल के बारे में बताया था। लोथल जो है ये वर्तमान में कहाँ पे है प्यारे बच्चों? गुजरात में। गुजरात में कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी पड़ती है, और इसी भोगवा नदी के किनारे लोथल नाम का प्यारे बच्चे आपका एक शहर पड़ता है। और अगर मैं बात कर लूँ इस लोथल नामक शहर की, तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा हुआ करता था। और मैंने एक बात और भी बताई थी, वो बंदरगाह ने लिखकर आपको कई बार पतन नगर लिखकर भी देगा। क्या लिख कर देगा? पतन नगर भी लिख कर देगा। अगर आपसे पूछे वो सिंधु घाटी के बारे में, तो आप आंसर कर दीजिएगा कि सर लोथल जो है ये वाणिज्यिक राजधानी भी रही। ये क्या रही? वाणिज्यिक राजधानी भी रही। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमें किस देश की मुद्रा मिली, तो आप लोग आंसर कर देंगे सर यहाँ से हमें फारस देश की मुद्रा मिली थी। कौन से देश की? फारस देश की मुद्राएं यहाँ से मिली थी। उसके अलावा प्यारे बच्चे मैं आंसर करूं तो याद रखिए यहाँ से मम्मी के साथ किसके साक्ष्य मिले? मम्मी के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले प्यारे बच्चे, ये आपको याद रखना है। चलिए सारी बातें इंपॉर्टेंट। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे खोजा गया सबसे पहला स्थल जिसकी खोज 1921 में डीआर साहनी के द्वारा की गई। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां मतलब होता है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे मिला एक शहर जहां से हमें काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, हवन कुंड के साक्ष्य प्यारे बच्चे मिले। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी या आर डी बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे खोज की गई सबसे महत्वपूर्ण सफलता मोहनजोदड़ो, जिसे माउंट्स ऑफ डेड या मृतकों का टीला कहा गया।
अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। और दोस्तों याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत जो थी वो एक महान स्नानागार थी। सबसे बड़ी इमारत पूछे तो अन्नागार हो जाएगा। आपसे पशुपतिनाथ की मूर्ति पूछे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर आपसे विचित्र पशु की मूर्ति पूछे तो वो मुद्रा भी हमें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। अगर आपसे पूछे स्वास्तिक चिन्ह कहाँ की देन है, तो हम आंसर कर देंगे वो मोहनजोदड़ो की ही देन है। पर नाव का चित्र हमें कहाँ से देखने को मिला, तो नाव का चित्र भी मोहनजोदड़ो से देखने को मिला। नटराजन की मूर्ति पूछे तो वो भी हमें कहाँ से देखने को मिली, मोहनजोदड़ो से देखने को मिली। दोस्तों ये बातें इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे तो ये मृतकों का टीला कहलाता है मोहनजोदड़ो, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, फटाफट चिपकाइएगा आंसर। निम्न में से किस लेखक के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी, बताइए। हुमायूंनामा की बात आई, प्यारे बच्चे बताइए। बिल्कुल मुकेश, सही कह रहे हो आप। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को सारे शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्या दिया है, निम्न में से किस शासक के द्वारा हुमायूंनामा। दोस्तों हुमायूंनामा का नाम है, पहले समझिएगा, हुमायूंनामा जो है ये एक शासक से संबंधित थी जिसका नाम था हुमायूं। लेकिन ये इसकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये इसकी आत्मकथा नहीं है प्यारे बच्चों। अब अमीर खुसरो की बात आई है, पहले अमीर खुसरो को समझो। अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता हिंद या तूतीय हिंद कहा जाता है। और ये वो व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा था। हुमायूं की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, बात करेंगे अभी। हुमायूं के बारे में याद रखिए दोस्तों, इसे अभागा शासक कहा जाता है। ये 2 बार दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, 1530 से लेकर 1540 तक, और दोबारा 1555 से लेकर 1556 तक प्यारे बच्चे। 1555 से लेकर 1556 तक 2 बार गद्दी पर बैठा था। अब इस बार जो बैठा था दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी घटना क्या हुई सर, 2 युद्ध लड़े गए। एक लड़ा गया प्यारे बच्चे चौसा का युद्ध 1539 में, हुमायूं वर्सेस सूरी, जिसमें सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया। अगले साल फिर एक युद्ध लड़ा गया, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और ये लड़ा गया प्यारे बच्चे 1540 में, हुमायूं वर्सेस सूरी ये था। इसमें भी सूरी जीत गया और हुमायूं जान बचाने के लिए भाग गया। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा जो है वो लिखी गई थी। चलिए, बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता प्यारे बच्चे तो फिर कुछ नहीं आता आपको, सच्चाई है ये। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण किस वर्ष किया गया। भारत में जब मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है, 2 तरह से होती है, एक अरबी होते हैं, एक तुर्की आक्रमण होते हैं। अरबियों में हम मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेंगे, और तुर्की आक्रमण की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अब हम नाम लेंगे एक तो महमूद गजनवी का और दूसरा मोहम्मद गौरी का। बहुत आसान क्वेश्चन है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट चिपकाइएगा। बस बहुत अच्छे। कौन सा आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर सर बी राइट आंसर हो जाए, 712। इसने सबसे पहले सिंध प्रांत पर किया, जजिया कर लेकर यही आया था 1027 के अंदर, 1027 के अंदर महमूद गजनवी ने किया था। और महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण अगर आपसे पूछे तो ये महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था। और अंतिम आक्रमण इसने कहां पर किया था, पंजाब में, पंजाब के जाटों के खिलाफ। चल, 1001 में इसका पहला आक्रमण था। 986 में कुछ नहीं था, काट दो। चल, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया। कन्नौज की बात है ये प्यारे बच्चे, कन्नौज जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। इसका स्टेटिक जीके के में नाम होता है, इसे खुशबुओं का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सर इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। हुमायूं को किसने पराजित किया था, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो।
कन्नौज का युद्ध, ये रहा कन्नौज का युद्ध। बताओ किसने किसको पराजित किया। देखिए, शेरशाह सूरी, बिल्कुल सर, शेरशाह सूरी ने ही पराजित किया था हुमायूं को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी के बारे में समझिएगा। इब्राहिम लोदी के द्वारा सर लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। मैंने क्लास में आपको युद्ध पढ़ा रखे हैं, वो देख लीजिए। और पानीपत का पहला युद्ध प्यारे बच्चे कब हुआ था, तो हम सभी जानते हैं 1526 में हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वर्सेस कौन लड़ रहा था, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसमें इसकी हार हुई और बाबर जीत गया। युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था, इब्राहिम लोदी ही था। हेमू का नाम आया प्यारे बच्चे, हम सभी जानते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, पानीपत की दूसरी लड़ाई से संबंधित है। 1556 में लड़ा गया। ये लड़ा गया अकबर वर्सेस हेमू। अकबर का सेनापति बैरम खान था, और ये असल में बैरम खान की जीत थी, और हेमू इसमें हार गया। हेमू से सिर्फ दो ही क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू पूछे तो हेमू हो जाएगा, और हेमू का मकबरा आपसे पूछे दोस्तों तो पानीपत। और पानीपत के अंदर एक गांव पड़ता है सोदापुर, सोदापुर गांव में ये। बाकी आपको पानीपत ही ऑप्शन में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया। बच्चे, दो लाल किले हैं आपके, एक तो दिल्ली के अंदर लाल किला पड़ता है, एक आगरा के अंदर भी लाल किला है आपका। ध्यान दीजिए, दो लाल किले हैं। एक तो है आगरा का लाल किला, तो मुझे पढ़ाई बताइएगा दोस्तों, आगरा का लाल किला मैंने पढ़ाया भी था आपको एक क्लास में, बताइएगा किसने करवाया था आगरा के लाल किले का निर्माण। इसका तो शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि स्थापत्य काल का स्वर्ण युग जो है वो शाहजहां का ही काल था, स्थापत्य काल का। अगर आपसे स्थापत्य काल का स्वर्ण युग पूछे तो शाहजहां का ही काल था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आगरा के लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, अकबर ने। किसने करवाया प्यारे बच्चे, अकबर ने करवाया था। चलिए, औरंगजेब जिंदा पीर कहलाता है, जिंदा पीर कहलाता है आपका। अंतिम मुगल शासक जो शक्तिशाली था या अंतिम प्रभावी शासक औरंगजेब ही था। अकबर अनपढ़ शासक था। और याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध वो इसी के समय लड़ा गया, इसी की सेना ने लड़ा 1576 में। याद रखिएगा, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की हार हुई, और अकबर का सेनापति पूछे तो मान सिंह, इसमें मान सिंह जीत गया था। चलिए बस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ। ऑप्शन आर आपके सामने, ऑप्शंस दिए गए प्यारे बच्चे, फटाफट बताइएगा। भारत में, बताइए प्यारे बच्चे। बिल्कुल मान सिंह थे, बिल्कुल। चलिए बच्चे, क्या पूछा उसने, क्रिप्स मिशन। अब चीजें समझिएगा आप लोग। 1947 की अगर मैं बात करता हूं, भारत की आजादी हुई, और 1947 में ही पाकिस्तान अलग बना। 1949 में दोस्तों, 1949 में कोई इतनी इंपॉर्टेंट घटना नहीं घटी थी, ना लिखने वाली है। 1942, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1942। याद रखिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे सर स्टेफर्ड, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे, सदस्य। एक क्वेश्चन आपसे आता है 1946, 1946। 1946 से क्या पूछेगा आपसे, आपसे ये पूछेगा 1946 से कौन सा मिशन भारत आया था। आप लोग आंसर करेंगे कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन आया था। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ।
और प्यारे बच्चे हम सभी जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था दो चीजों से। एक तो परमाणु बम गिराया था कहाँ पे, हिरोशिमा, और दूसरा कहाँ पे, नागासाकी। किसने गिराया था, अमेरिका ने। एक का नाम क्या था, लिटिल बॉय, और दूसरे का नाम था फैटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का हमारा, आंसर चिपकाइएगा। ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दो नए स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। बताइए दोस्तों, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई कि भारत आजाद हुआ था उसी टाइम, उसी से पहले ही भारत से पहले एक पाकिस्तान नाम का देश बन चुका था। तो भारत आजाद कब हो रहा है प्यारे बच्चे, 1947। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें 1947 होगा। तो 1947 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में प्यारे बच्चे दिखाई दे रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 छोड़ दीजिए, क्योंकि 1935 जो एक्ट आया था इसके द्वारा हमने यूं का यूं चीजें उठाकर हमारे किसमें रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में रखी थी, या इसका 60% हिस्सा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया। रोलेट एक्ट अधिनियम 1919, काला कानून अधिनियम 1919, जिसके द्वारा ना अपील, ना दलील और ना वकील था, इसमें सिर्फ आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा था, और इसी का ही विरोध सबसे ज्यादा किया गया था। और इसी का ही विरोध कर रहे थे, या इसी के शक के आधार पर पंजाब के एक महान नेता जिनका नाम था सैफुद्दीन किचली, और सैफुद्दीन किचलू की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो ये स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और सैफुद्दीन किचलू को जब रोलेट एक्ट या शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया प्यारे बच्चे, तो इन्हीं को ही छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई, और 13 अप्रैल वैसाखी का दिन था। और 13 अप्रैल 1919 को जब वहां पर लोग एक तो वैसाखी मनाने, और दूसरा प्यारे बच्चे वो इन्हीं सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुए, तो इसी जगह पर क्या हुआ, जनरल डायर नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पर गोलियां चला दी, और गोलियां चलाने के कारण वहां पर बहुत सारे बेकसूर या निर्दोष लोग मारे गए दोस्तों। और इसी चीज का बदला लेने के लिए जनरल डायर को आगे चलकर मारेंगे सरदार उधम सिंह। तो ये बात भी आपको याद रखनी प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने ये रहा। 1857 में इनमें से कहां विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चली थी। प्यारे बच्चे 1857 की क्रांति की बात आ रही है, रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है। मैंने बताया था आपको कि 1857 की क्रांति की मैं अगर बात करता हूं दोस्तों, तो इसकी पहली चिंगारी जो है वो आपकी 29 मार्च को भड़की थी। 29 मार्च 1857 को प्यारे बच्चे पश्चिम बंगाल के अंदर एक छावनी पड़ती है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। और इसी बैरकपुर छावनी में एक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की बटालियन हुआ करती थी। और इसी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो एक सिपाही हुआ करता था, जो ब्राह्मण जाति का था, जिसका नाम मंगल पांडे हुआ करता था, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से रहा दोस्तों। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से संबंध रखने वाले मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है इसका विरोध किया था, क्योंकि इसके समय जो राइफल आई थी इनका नाम था पहले चला करती थी ब्राउन बेस की राइफल, और ब्राउन बेस की राइफल लकड़ी की बनी होती थी। इनके जगह लेकर आए थे इनफील्ड राइफल, और इन इनफील्ड राइफल को चलाने के लिए दोस्तों इनके ऊपर जो कारतूस भरे जाते थे, इन कारतूस को लंबे समय तक बचाने के लिए इसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी को लगाया जाता था, उनका लेप लगाया जाता था। और हम जानते हैं कि ब्राह्मण या हिंदू धर्म के अंदर गाय सबसे पवित्र मानी गई है, और मुस्लिम धर्म की मैं अगर बात करूं तो उनके लिए सुअर जो होता है वो नापाक माना गया, उसका मांस नापाक माना गया, जिसे हम पोरक बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसी चीज को देखते हुए सबसे पहले विद्रोह की क्रांति जो है वो हमारी कहां पर, पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी के अंदर भड़की थी। लेकिन बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फटाफट कमेंट करके बताइएगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। मैं बता देता हूँ, उसे हरियाणा के अंबाड़ा सेंट्रल जेल में दी गई थी, लेकिन आप कमेंट करिएगा उसे फांसी कब दी गई प्यारे बच्चे। अब देखिए, तो मैंने यहाँ पे बताया इसकी पहली जो है वो कहाँ से भड़की थी सर, वो बैरकपुर पश्चिम बंगाल से इसकी जो है वो क्या हुआ, क्रांति की ज्वाला भड़की थी। लेकिन जब ये 10 मई को भड़की थी, जब इसकी क्रांति सर 10 मई 1857 को भड़की थी, तो 10 मई 1857 को ये मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी, मेरठ उत्तर प्रदेश। और याद रखना, दिल्ली का उस समय शासक, मुगल शासक कौन था, तो हम आंसर कर देंगे सर उस समय मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल बादशाह भी माना जाता है, अंतिम मुगल एम्परर या अंतिम मुगल शासक, सॉरी शासक करिए। चलिए, बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई प्यारे बच्चे, ये भी आप याद रखें। अंबाड़ा हरियाणा से संबंधित एक शहर है जो हरियाणा की साइंटिफिक सिटी कहलाती है प्यारे बच्चे। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चिपकाइएगा। लाला लाजपत राय के बारे में बहुत बार मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, बिल्कुल आंसर करेंगे आप लोग। 1928 क्यों आंसर दे रहे हो भाई, 1857 की बात हो रही है, फांसी उसे 1928 में दिलवाओगे हैं क्या।
क्या चाहते क्या हो आप लोग हैं? मैंने ये पूछा है, उसे फांसी कब दी गई, मंगल पांडे को फांसी 1857 में भाई, बात हो रही है 1928 में फांसी दिलवा के मानोगे? चलिए, लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी? दोस्तों हम सभी जानते हैं सर, एक कमीशन आया था जिसका नाम साइमन कमीशन था, जो 1928 1928 के अंदर आया था प्यारे बच्चे। भारत छोड़ो आंदोलन हम सभी जानते हैं 1942 में हुआ। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया। और असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 1922 तक चला था। चोरा चोरी कांड वाली घटना याद आ रही है? पूरी एक्सप्लेन की थी आपको ऐसे योग आंदोलन वाली। तो याद रखिए, साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो इसी कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ और इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इन्होंने ही साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया प्यारे बच्चे। या इन्हीं की मैं अगर बात करता हूं तो इन्होंने ही इसे श्वेत कमीशन का, क्योंकि इसमें सारे के सारे गोरे लोग हुआ करते थे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फटाफट आंसर करिएगा। बताइए, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? फटाफट आंसर करिए प्यारे बच्चों। अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस काल के अंदर बनाई गई थी? चलिए, किसकी बात है ये? अजंता। प्यारे बच्चे मुझे एक तो कमेंट करके बताइए, अजंता और एलोरा की गुफाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। कमेंट करिए ये कहाँ पे है एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं जो है ये कितने के नोट पे होती है, ये भी कमेंट करके बताओ, ये कितने के नोट पे होती है? फटाफट आंसर करिए। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इनके बारे में, तो याद रखिए ये गुप्त काल में बनाई गई थी। कौन से काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में। कुषाणों की बात आई है, कुषाणों का एक महान शासक कनिष्क याद रखेंगे सिर्फ। क्योंकि प्यारे बच्चे मैं अगर बात कर लेता हूँ इस कनिष्क के समय में, तो इसी के समय में चौथी बौद्ध महासंगीति हुई थी। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, चौथी बौद्ध महासंगीति जो है ये आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य याद रखेंगे, और पांड्य साम्राज्य हमारा दक्षिण में था, छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे ये बताइए, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं और कितने के नोट पे होती है प्यारे बच्चे? बिल्कुल, इन्होंने ही कहा था मुकेश कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगी, ये बात कही थी इन्होंने। महाराष्ट्र, बिल्कुल। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं की प्यारे बच्चे बात करता हूँ, ये कितने नोट पे होती है? 20 के नोट पे होती है। कितने के नोट पे होती है? 20। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन ये रहा। इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन सरकार की शुरुआत की थी? बताइए, स्थानीय स्व सरकार। प्यारे बच्चे, लॉर्ड माउंटबेटन की मैं अगर बात करता हूं तो माउंटबेटन योजना लेकर आया था, ये नहीं हो सकता। लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे? प्रथम वायसराय थे। 1857 की क्रांति से इनका संबंध रहा था, प्रथम वायसराय। अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन राय, तो सर ये तो कभी भी क्या नहीं बने थे? गवर्नर जनरल नहीं बने थे। कौन सा बचा? लॉर्ड रिपन बचा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो। ऑप्शनों को एलिमिनेट करना जब तक नहीं सीखोगे, ऑप्शनों के बारे में जो बात पता है वो आगे लिखना नहीं समझोगे, तब तक प्यारे बच्चे बातें समझ में नहीं आएगी। और जब तक बातें समझ में नहीं आएगी तब तक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे, और जब तक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। चीजों को सीखा कीजिए, उनको अप्लाई किया कीजिए। इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? प्यारे बच्चे, ज्ञान से प्रकाशित पूछे या आपको लाइट ऑफ एशिया पूछे, दोनों एक ही बात है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज? बताइए, किसे कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज? बिल्कुल, 20 के नोट पे होता है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पढ़ाया था। सिकंदर के बारे में बताया था, 326 बीसी के अंदर इसका आक्रमण हुआ प्यारे बच्चे। महावीर जैन धर्म के थे, 24वें गुरु या अंतिम तीर्थंकर। और अशोक कलिंग के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है या अपने अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एपिक्स क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? फटाफट कमेंट करके बताएं। बताइए। ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जजिया को जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया? बताइए, जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया? प्यारे बच्चे,
जजिया एक कर हुआ करता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था प्यारे बच्चे, गैर मुसलमानों से। और मैंने बताया था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर भारत में सबसे पहले प्यारे बच्चे सिंध प्रांत में लगाया गया, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और याद रखिए जजिया भारत में जो लेकर आया था उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था प्यारे बच्चे। लेकिन मैं अगर बात करूं जजिया का अंत किसने किया था, अकबर ने। लेकिन इसे पुनः किसने लागू किया था, औरंगजेब ने। किसने लागू किया था, औरंगजेब ने। और आगे चलकर अगर आपसे ये पूछ ले जजिया का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ, पूर्ण रूप से जजिया का अंत पूछे प्यारे बच्चे, आंसर कर देना मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। पूर्ण रूप से अंत की बात आई, मोहम्मद शाह रंगीला। और ये मोहम्मद शाह रंगीला प्यारे बच्चे वही है जिसने करनाल का युद्ध लड़ा था। फटाफट कमेंट करके बताओ करनाल का युद्ध कब लड़ा गया, कमेंट कर दो फटाफट। तो हम सभी जानते हैं सर करनाल का युद्ध लड़ा गया 1739 में। किस किस के बीच लड़ा गया, तो सर ये लड़ा गया था नादिर शाह के साथ। किसने लड़ा था, तो सर ये लड़ा था मोहम्मद शाह रंगीला ने। इसमें रंगीला की हार हुई और मोहम्मद नादिर शाह जीत गया। नादिर शाह कौन था, ईरान का नेपोलियन। कौन था, ईरान का नेपोलियन। क्या लेकर गया, भारत से तख्ते ताउस। तख्ते ताउस को क्या बोलते हैं, मयूर सिंहासन बोलते हैं। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किसने बनवाया प्यारे बच्चे, शाहजहां ने। दूसरा इसी में लगा हुआ था कोहिनूर, जो हमें गोलकुंडा खान से मिला था। तो कोहिनूर हीरा भी भारत से बाहर ले जाने वाला पहला शासक कौन था, नादिर शाह था प्यारे बच्चे। कौन था, नादिर शाह। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी हैं, हिंदू धर्म की हैं, बौद्ध धर्म की हैं। ये बताइए एलोरा की गुफाओं का जो संबंध माना गया प्यारे बच्चे वो किन से माना गया, फटाफट आंसर करिए। चलिए, किसकी बात हुई है, एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं जो है प्यारे बच्चे ये जैन धर्म से संबंधित भी थी, ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित थी, तो हिंदू धर्म से भी रही थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में डोक रहा था, डोक का मतलब होता है बंदरगाह। अब इसने सिर्फ आपको घुमाने के लिए यहाँ पे डोक लिखा है, डोक का मतलब होता है प्यारे बच्चे बंदरगाह। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सर, अभी आपने पढ़ाया था लोथल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लोथल हो जाएगा। चलिए, इनमें से किसे भारत का मेकियोवली कहा जाता है, बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से भारत का मेकियोवली कौन कहलाता है। मेगास्थनीज की बात आई है तो इंडिका पुस्तक याद रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वाल्मीकि की मैं अगर बात करूं तो इन्होंने रामायण लिखी थी प्यारे बच्चे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सर भारत का मेकियोवली जिसे कहा जाता है उसका जो नाम है वो क्या नाम है प्यारे बच्चे, खुल जा सिम सिम। तो इसका आंसर प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा, कौटिल्य उर्फ चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी, बताइए प्यारे बच्चे किसने भारत आने के चंद्रगुप्त नहीं होगा प्यारे बच्चे, चंद्रगुप्त नहीं होगा। ठीक है, भारत में आने के समुद्री मार्ग की बात कर रहा है दोस्तों। और समुद्री मार्ग की मैं अगर बात करता हूं तो कोलंबस ने की थी क्या, बिल्कुल सर, कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज की थी। किसकी की थी, अमेरिका। चलिए, महान सिकंदर का नाम है प्यारे बच्चे, मुझे ये बताइएगा महान सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी, बेबीलोन में। लेकिन अगर आपसे पूछे इसे दफनाया बेबीलोन कहाँ पे है, यूरोप में। यूरोप में है क्या, देख लेना, बेबीलोन एशिया में है। लेकिन इसे दफनाया किस महाद्वीप में गया, अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में दफनाया गया इसे, अफ्रीका महाद्वीप में। जन्म कहाँ पे हुआ था इसका, मकदूनिया में। कहाँ पे हुआ था, मकदूनिया, मकदूनिया। अगर आपसे ये पूछे दोस्तों, यूरोप में है मकदूनिया। अगर आपसे ये पूछे महान सिकंदर किसका शिष्य था, तो ये अरस्तु का शिष्य था। किसका था, अरस्तु का। तो इसका आंसर क्या होगा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया था, 20 मई 1498 को। और 20 मई 1498 को ये किस तट पर आया था, कालीकट तट पर आया था। और कालीकट तट प्यारे बच्चे केरल के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे एक टापू पड़ता है कप्पक टापू, उसी के ऊपर आया था आपका वास्को डिगामा। और याद रखिए यहाँ का शासक था जमोरिन। और इसी जमोरिन ने इसका क्या किया, स्वागत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चे, फटाफट बताइएगा, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल, कालीकट पे आया था। दोस्तों अकबरनामा मैंने बताया था अबुल फजल की है, किसकी है, अकबरनामा पूछे, आईने अकबरी पूछे तो किसकी है, अबुल फजल। अगर आपसे पूछे गुलबदन बेगम की, हुमायूं, किसकी हो जाएगी, हुमायूं नामा। ऐसे ही आपसे पूछेगा प्यारे बच्चे बाबरनामा, तो बाबरनामा किसकी है, बाबर की, किसकी है। उसी प्रकार इसका दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी, इसका दूसरा नाम है प्यारे बच्चे तुजुक ए बाबरी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसके द्वारा किया गया, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, बताइए, रामकृष्ण जो है परमहंस ये किसके गुरु थे। और बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन। और अगर आपसे पूछे वेलूर मठ, इन दोनों की स्थापना किसने की थी, फटाफट कमेंट करो, वेलूर मठ, मदनी मठ। इसका आंसर क्या होगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1669 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले पर अफजल खान, अफजल खान को मारा था बाग नक से, किससे मारा था, बाग नक से, नक। बताइए कौन सा आंसर होगा प्यारे बच्चे, पन्हालगढ़, विशालगढ़, प्रतापगढ़ या रायगढ़। रायगढ़ इनकी राजधानी रही थी, रायगढ़ कभी नहीं होगा आपका। चलिए, तो प्यारे बच्चे इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सर पन्हालगढ़ भी नहीं था, रायगढ़ नहीं, क्योंकि रायगढ़ जो है वो मराठा साम्राज्य की क्या रही थी, राजधानी, क्या रही थी, राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। क्या हो सकता है, प्रतापगढ़। दोस्तों एक चाल थी, आपने सूरत की दो लूट पड़ी होगी, कि शिवाजी के द्वारा सूरत की प्रथम लूट और शिवाजी के द्वारा सूरत की दूसरी लूट की गई थी। और इसी लूट का बदला लेने के लिए अफजल खान जो है वो शिवाजी को बुलाता है और उनके साथ मित्रता करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन शिवाजी समझदार थे, उन्हें पता था अफजल खान अगर उन्हें बुला रहा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तो शिवाजी महाराज जो है, जो उसका जो बेड़ा था या उसका जो तंबू था वहां पर पहुंच जाते हैं बिना किसी शस्त्र के। लेकिन उन्हें पता था अफजल खान जो है वो बहुत ही शातिर है, वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ तो चाल जरूर चलेगा। इसीलिए शिवाजी महाराज जो है अपने जो ये हाथ थे प्यारे बच्चे, ये क्या है आपके हाथ, इन हाथों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, बाघ नख होता है प्यारे बच्चे। आपने वाई सिटी गेम खेला होगा, उसके अंदर देखा होगा एक इस तरह का चारों उंगलियों में डालने वाला एक लोह का हथियार सा होता है, वही आपका क्या था, बाघ नख है। उसके अंदर क्या था, वो लंबा था, लंबा यानी इन उंगलियों के बीच में था, और यहाँ पर उन्होंने उनको पहन रखा था। और जैसे ही क्या हुआ, वहां पर शिवाजी महाराज पहुंचते हैं तो अफजल खान क्या है, पीछे से यूं तलवार निकाल के उन पर हमला करता है। जैसे ही वो हमला करना लगता है तो शिवाजी महाराज का हाथ ऐसे था, शिवाजी महाराज ने अपने हाथ की मुठ्ठियां बंद की, मुठ्ठियां जैसे ही बंद की तो वो सीधी हो गई और वो बाघ नख जो है उसके पेट में घुसाने का काम किया। तो याद रखिएगा, बाघ नख के द्वारा अफजल खान की प्यारे बच्चे मृत्यु हुई थी। कभी मराठा साम्राज्य पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मराठा एम्पायर की, बहुत गजब का इतिहास रहा। किसके शासनकाल के दौरान पिट्स अधिनियम आया था प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं तो भारत के अंदर सबसे पहला जो अधिनियम आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। भारत के अंदर सबसे पहला कौन सा आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग, और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसी के द्वारा कहा गया था। तो भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था, कहां पर, कलकत्ता के अंदर बना था। तो बताइएगा ये किसके समय में बात आया था, तो ये बात हो रही है 1774 की। तो उस समय 1774 में कौन था, वोरेन हेस्टिंग था। कौन था, वोरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चिपकाइए। राजा शिवाजी के प्रशासन में, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था, यानी इनका जो पत्राचार हुआ करता, शिवाजी के समय की बात है ये प्यारे बच्चे, शिवाजी में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, अष्ट प्रधान हुआ करते थे। और अगर इन्हीं अष्ट प्रधानों की मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, तो आप लोग याद रखेंगे कि सर इन अष्ट प्रधानों में 8 तरह के पद थे, जिसमें सबसे बड़ा पद जो है वो पेशवा प्रधानमंत्री का हुआ करता था। उसी प्रकार आपका एक हुआ करता था कौन सा,
सूर्यनवीस कौन सा हुआ करता? सूर्यनवीस हुआ करता था प्यारे बच्चे। और ये सूर्यनवीस ही क्या हुआ करता? सर ये राजकीय पत्राचार हुआ करता था। पंडित राव जो है वो पंडितों को कहा गया प्यारे बच्चे, न्यायाधीश जो न्याय करते थे उनको कहा जाता था। चल ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर चिपकाइएगा, जो बच्चा इसका आंसर देगा वो देखते हैं गजब का ही होगा। भगवान विठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? बताइए। अब आपको सारे नाम नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने एक नाम पढ़ रखा है पूना, और पूना कहाँ पे है प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र में। और मैंने बताया था इनका संबंध महाराष्ट्र से रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान और बहुत बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फटाफट चिपकाइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? चलिए प्यारे बच्चे फटाफट बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1865, 75, 85, 1905? 1905 वाला तो बंगाल विभाजन भूल मत जाना। और 1885, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की प्यारे बच्चे स्थापना हुई, ये भी मत भूल जाना आप लोग। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट आंसर करेंगे। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बताइए। क्या गोपाल गणेश अयंगर, एम जी रानाडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी? बताइए प्यारे बच्चे, आज की क्लास का अंतिम प्रहार, अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट बताइए प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर? होमवर्क दे दें? ना 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 ना, करवाएंगे करवाएंगे। मूक नायक, मूक नायक की बात आई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। आपका जो रैपिड रिवीजन का फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, आज सेकंड पार्ट हमने कवर किया। अगली फिर क्लास में थर्ड पार्ट कवर करें। फटाफट हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा के आपको मैं जल्दी से जल्दी करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप लोग अपने डाउट ले सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।